वैसे भी 11 बज रहे थे, सोने का वक्त था। उसी लम्हे बाहर खटका सा हुआ था। उसकी छठी इस पूरी शिद्दत से बेदार हुई थी। घर में कोई मौजूद था। होंठ भींच गए, आंखों में उकाबी चमक दोहराई। जूते पहनकर वो साइड टेबल की दराज खोलकर उसके सबसे निचले खाने से अपना पिस्टल निकालकर पैंट की बेल्ट में उड़सा और बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया। वो नहीं चाहता था शीना जागकर बाहर निकल आए। फिर दबे कदमों से बाहर आया। ड्राइंग रूम में आते ही किसी के मजबूत हाथों ने उसे गिरेबान से पकड़कर दीवार से लगाया था। हसीब की शर्ट के सारे बटन उधड़ गए थे। जिस चेहरे को उसने अपने सामने देखा, उसे देखकर हसीब की आंखें चमक उठी। उनमें नफरत के अलाव भड़कने लगे। वो भारी भरकम आदमी था, बड़ी बड़ी मूछें थी और ड्राइंग रूम की मध्यम रोशनी में रंगत तवे की तरह स्याह लग रही थी। इलियास, तुम? हसीब का लहजा तनफ्फुर से भरा हुआ था। उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेलकर उसने अपना गिरेबान छुड़ाया। हाथ सीधा पिस्टल की तरफ गया, मगर वो वहां नहीं था। इलियास के हाथ में चमक रहा था, ऊपर से उसके ताव दिलाने वाली मुस्कुराहट। हसीब ने दांत पीसे जैसे उसे कच्चा चबाना चाहता हो। नहीं छोटे चौधरी, नहीं, वो अपनी मखसूस भारी भरकम आवाज में बोला। इन खिलौनों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत प्यार से बात करने आया हूँ। बहुत खुशी हुई आपको इतने अरसे बाद देखकर। वो इत्मीनान से पिस्टल को हाथ में घुमा रहा था, जो उसके करख्त हाथों में वाकई खिलौना लग रही थी। हसीब की आंखें दहकने लगी। मगर मुझे खुशी नहीं हुई तुम्हारा ये मकरूर चेहरा देखकर। आवाज़ में चौधरियों की सी मखसूस रौनक दोहराई थी। आंखों से नफरत के कूंदे लपके। इलियास इस्तेहज़ाइया अंदाज में ढिठाई से हंसा। मैं बड़े चौधरी साहब के हुक्म से आया हूँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो पिस्तौल से खेल रहा था, नजरें उसी पे जमी हुई थीं। तंज से मुस्कुराया, फिर उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ हसीब। दरो दीवार ने जैसे दम साध ली थी। उसकी आंखों में झांका था। जानता हूँ तुम्हें बाबा ने भेजा होगा। उन्हीं के नाम का पट्टा तो डाल रखा है तुमने अपने गले में। तंजिया अंदाज में कहता वो इलियास को अंदर तक जला कर रख गया। हाँ, उन्होंने भेजा है। 4 साल हो गए आपको घर से आए हुए। बड़े चौधरी को दिल का आर्जा हो गया है। वो आपसे फिलफोर मिलना चाहते हैं। हसीब के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, सर्द यख बस्ता मुस्कुराहट। जिस इंसान के पास दिल हो ही ना, उसे दिल का आर्जा कैसे हो सकता है? वो तल्खी से हंसा। जाओ, मैंने उनसे नहीं मिलना। कह दो जाकर उनसे कि हसीब अब आज़ाद है। उसने अपना आशियाना बना लिया है। हम बैठ के बात करते हैं चौधरी। मैं दिन में भी आया था, मगर आप नहीं थे। फिर आपकी बीवी। हसीब बुरी तरह चौंका और उसकी बात काटी। दिन में तुम आए थे? फिर होंठ सख्ती से भींच गए। बेकाबू होकर वो इलियास पर पल पड़ा। एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पे मारा। तुमने शीना से बात की थी, तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई। एक और फौलादी मुक्का उसके नाक पर मारा था। उसकी नाक से खून फूट निकला। बौखलाकर उसने पिस्तौल हसीब पर ताना, जिसे हसीब ने आराम से ले लिया। ना ना ना, ये पिस्तौल तुम मुझ पर नहीं चला सकते। तुम्हारे आका ने मुझे मारने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी होगी। वो फुकारा। अब यहाँ से फिलफोर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी कनपटी में रोशनदान खोल दूंगा। हसीब ने पिस्तौल हिलाकर नखुवत से इशारा किया था। वो नाक से बहता खून शर्ट से साफ करता, आंखों में शदीद गुस्से और बेबसी भरे तासुरात लिए उसे घूरता रहा। बेचारे की नाक को खासा नुकसान पहुंचा था। आपको इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी, जबकि आपको मालूम है कि आपका रिश्ता बहुत पहले तय हो चुका है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और अगर तुम इस घर के या शीना के आसपास भी नजर आए ना, तो तुम्हारी कनपटी खोल दूंगा मैं। रुककर उसे सर्द नजरों से देखा था उसने। ये चौधरी हसीब जलाल का तुमसे वादा है। उसकी आवाज़ में अजीब सी काट थी। इलियास चंद लम्हे बरहम सा खड़ा उसे देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। हसीब किचन में आकर फ्रिज तक आ गया और पानी की एक बोतल निकालकर मुंह से लगा ली। आसाब कशीदा हो गए थे। लहू कनपटियों पर ठोकरें मार रहा था। इलियास हशमत जलाल का ख़ास आदमी था। उसकी यहाँ मौजूदगी का मतलब था कि उसकी खबरें बाबा तक पहुँच रही थी। चंद घूंट भरने के बाद उसने खुद को पुरसकून किया और बेडरूम की तरफ आया। लॉक खोला। शीना हनूज सो रही थी। बाहर इतनी धमा चौकड़ी हुई थी, मगर मजाल है उस पर कोई असर पड़ा हो। वो कपड़े बदल कर उसके पहलू में आ लेटा। वो बेडरूम की धीमी मलगजी रोशनी में उसे देखने लगा। बहुत सुकून से सो रही थी वो, शायद गहरी नींद में थी। दिल फरेब चेहरे पर इत्मीनान था। होंठ बाहम पेवस ताज़ा गुलाबों की दिलकशी छीन लाए थे। वो बिल्कुल बेड के किनारे पे होके सो रही थी। अगर ज़रा भी दूसरी तरफ करवट लेती तो शायद नीचे गिर जाती।
हसीब ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बेड के दरमियान तक ले आया। फिर चित होकर लेट गया। उसका नाजुक सा हाथ उसके हाथ में था और उंगलियां उंगलियों में फंसी हुई थी। यूं ही लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही ना चला। शीना की आंख खुली तो सूरज निकल आया था। मध्यम सी रोशनी पर्दों से छनक कर अंदर आ रही थी। कमरे में नीम अंधेरा था। रात को हसीब उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, जहां उस डॉक्टर ने कोई ऐसी दवा दी थी कि उसे बेखबरी की नींद आई थी। अब सर जरा सा बोझल था, मगर तबीयत कुछ बेहतर थी। चंद लम्हे वो यूं ही पड़ी रही, फिर चौंक गई। आज वो बेड पर लेटी हुई थी। बाकी दिनों में हसीब के सोने के बाद वो चुपके से उठकर सोफे पर आ जाती थी और सुबह तक वहां सोती थी। आज उसने साथ ही लेटाया था और वो सारी रात उसके करीब रही थी। उसके गाल सुर्ख हो गए, आंखें बंद कर ली। दिल अलग सी लय पर धड़कने लगा था। उसके करीब सोना मुहाल लगता था। पहले चंद दिनों में जो झगड़े हुए थे, उनकी वजह से एक बेनाम सी झिझक दरमियान में हाइल हो गई थी। उसके चेहरे पर शफक के रंग बिखरे। वो कल उसे गाड़ी से उठा कर लाया था। पलट कर उसने उसकी तरफ देखा जहां वो सोता था। बेडशीट शिकन ज़दा थी, उसकी मौजूदगी की गवाह बनकर, मगर वो वहां नहीं था। शायद बाहर गया था तो वो आंखें बंद कर गई। उस लम्हे हसीब कमरे में दाखिल हुआ। उसे जागता पाकर होंठ गोल हुए। उठ गई तुम? मुझे लगा कोमे में चली गई हो। खुल के मुस्कुराया था वो। शफाफ दांतों की हमवार कतार नजर आई। शीना ने खुद पे काबू पाया, फिर उसे खफगी से घूरने लगी। अल्लाह ना करे मैं क्यों कोमे में जाने लगी। बेड पर लेटे लेटे कंबल को सीने तक खींचती हुई वो बोली थी। उसकी मुस्कान गहरी हुई। आज तुम उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कई बार तुम्हें उठाने आया, एक दो बार हिलाया जुलाया भी, मगर तुम घोड़े बकरियां ऊंट सारे जानवर बेच कर सोई थी। मुस्कुराती आंखों से बोलता वो उसके पास आ बैठा। शीना सिमट सी गई। फिर तो मुझे फिक्र होने लगी थी कि ज़रूर तुम कोमे में जा चुकी हो। वो मुस्कुराहट लबों में दबा कर बोला। शीना ने उसे तीखी नज़रों से देखा था। जी नहीं, मैं यहीं थी। न जाने उस डॉक्टर ने कैसी दवा दी थी। मेरा तो सर अभी तक बोझल है। अब फिर उस डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना। वो मुंह बिसोर कर बोली। सेहत बेहतर लग रही थी। आंखों के पपुटे हल्के से सुर्ख और सूजे हुए थे। हसीब ने उसे बगौर देखा। अच्छा, थैंक गॉड कोमे में नहीं गई तुम, वरना तुम्हें वापस लाना मुश्किल हो जाता। अब उठो, बेड की जान छोड़ दो। मैंने नाश्ता बनाया है तुम्हारे लिए। क्या आपने नाश्ता बनाया है? वो उलझी हुई मशकूक नज़रों से उसे देखने लगी, क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। हाँ, मैंने एक ख़ास डिश बनाई है, फ्राइड सैलेड। डिश का नाम सुनकर शीना ने बेख्तियार मुंह बनाकर उसे देखा तो रुक सी गई। टेबल पर कई चीज़ें सजी थीं, फ्रेंच टोस्ट, ऑमलेट, हलवा पूरी, खस्ता से पराठे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर तो वो कह रहा था कि उसने फ्राइड सैलेड बनाया है। ये आपने? वो गुम सी सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। ज़्यादा हैरान मत हो, हलवा पूरी और पराठे बाहर से मंगवाए हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें जगमगा उठी। फिर टेबल के गिर्द घूमकर वो उसके करीब आया, बहुत करीब। इतना के दोनों के दरमियान बस चंद इंच का फासला रह गया। वो उसकी आंखों में झांक रहा था। शीना दम बखुद उसे देखे गई। मेरी प्यारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोचा उसके लिए कुछ बना दूं। उसने आगे बढ़कर शीना का चेहरा दोनों हाथों में लिया। लफ्ज़ों में मोहब्बत रची हुई थी। शीना के होंठ कपकपाने लगे, गाल तपने लगे। उसका ख्याल रखना और तवज्जो देना उसे कितना भला लगने लगा था। वो उसे थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन नहीं कह पाई। कल उसने पूछा था कि मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, वो तब भी नहीं बोल पाई थी। उसके हाथ चेहरे के गिर्द मौजूद थे और उसके दिल को लर्जा रहे थे। बैठो यहाँ और नाश्ता करो। वो पीछे होकर टेबल के गिर्द लगी एक कुर्सी उसके लिए खींच चुका था। वो गर्दन कड़ा करके उस पर बैठ गई। शीना दाऊद को अपने मर्द से मोहब्बत हो गई थी। प्लीज़ हसीब मत जाएं, आप फिर कहीं जा रहे हैं। उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह उसे रोक दे। आंखों के गोशे नम हो रहे थे। प्लीज़ हसीब मत जाएं, आप फिर कहीं जा रहे हैं। उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह उसे रोक दे। वो उसके सामने खड़ा था, स्याह रंग का 3 पीस सूट पहने, टाई बांध रहा था। कीमती घड़ी कलाई में बंधी हुई थी, बाल सलीके से सेट किए हुए थे। जाना ज़रूरी है शीना, मुझे रफ़ी ने अभी कॉल की है और बुलाया है। वो टाई की नोट महारत से बांधते हुए बोला। नहीं, आप यहाँ रहेंगे मेरे साथ, कहीं नहीं जाएंगे। और ये रफ़ी कौन है भला? वो मुस्तरिब सी होकर उसका बाजू पकड़ बैठी, फिर रफ़ी पर झुंझलाने लगी। हसीब ने उसे ज़रा ताज्जुब से देखा, जैसे वो उसका बाजू पकड़े हुए थी
اس سے پہلے تو وہ پاس آنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہونٹ مسکرا اٹھے۔ رفیع میرا دوست ہے، ہم ساتھ کام پہ جاتے ہیں، مگر تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں شام سے پہلے آ جاؤں گا۔ وہ اس کے روحان سے ہوتے چہرے کو دیکھ کر بولا، پھر لمبی سانس لی۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا تم پریشان ہو کہ وہ آدمی پھر سے آ جائے گا جس نے تمہیں ڈرایا۔ نہیں حسیب، میں چاہتی ہوں آپ یہاں رہیں، گھر میں، میرے پاس۔ آپ کے قریب رہنا، باتیں کرنا اچھا لگنے لگا ہے مجھے۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس کا بازو ابھی تک اس نے تھاما ہوا تھا۔ آنکھیں محویت سے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو پریشان مت ہو، وہ آدمی اب کبھی نہیں آئے گا۔ اسے کاندھوں سے تھام کر اس کا چہرہ اس نے نرمی سے تھپکا۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ تم دروازہ بند کر کے آرام کرنا، بے فکر ہو کر۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا، وہ مضطرب ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے، پلیز آپ مت جائیں، آج گھر ہی میں رہیں۔ آنکھوں میں التجا سی سمٹی۔ کہا نا نہیں آئے گا وہ الیاس کو بری طرح دھتکار چکا تھا، اس لیے مطمئن تھا۔ شینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ نہیں سن رہا تھا۔ کام پر جانا اتنا ضروری تھا کیا؟ وہ اس کا بازو چھوڑ کر پلٹ آئی۔ شینا، وہ اس کی خفگی محسوس کر کے بے اختیار ہوا تھا اور اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ وہ دوسری طرف منہ کے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں شام سے پہلے لوٹ آؤں گا جان، پرومس۔ چہرہ اس کے کان کے عین پاس لا کر کہا تھا۔ اس کی لمبی گھنیری زلفیں ربر بینڈ کی قید میں تھیں اور دودھیا سراہی دار گردن پر بالوں کی چند لٹیں آوارہ گردی کر رہی تھی۔ اس کی سرگوشی جیسی آواز یوں کان کے اتنے پاس سن کر شینا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تب تک تم میرا انتظار کرنا اور اچھے سے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا، شام کو باہر چلیں گے۔ حسیب نے اس کے چھوٹے سے خوبصورت کان کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ سرتاپا لرز اٹھی، چہرہ سرخ ہوا، یکدم اس کی طرف پلٹی جو اسے خمار آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا مگر شینا کا دل سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے چین ہوئی تھی۔ عثمان داؤد اسلام آباد کی ایک 6 منزلہ بلڈنگ سے باہر آ رہے تھے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ چال میں شکست خوردگی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ اسلام آباد کا آج موسم بہت خوشگوار تھا مگر انہیں فضا حبس آلود اور بوجھل سی لگی۔ آج پروجیکٹ بڈنگ ہوئی تھی۔ ان کی کمپنی کو ایک بھی پروجیکٹ نہیں ملا تھا۔ ان کا پچھلے 6 ماہ کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں تھا کہ کوئی انہیں پروجیکٹ مل بھی پاتا۔ ان کی آنکھوں میں مایوسی کا ملال اترا تھا۔ کاروبار میں کامیابی کے لیے انہوں نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے۔ شینا کی شادی تک کرا دی تھی مگر ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ انہیں فکر تھی کہ اب وہ اس نقصان کو کیسے پورا کریں گے۔ شاید ساری پراپرٹی بیچنی پڑے گی انہیں۔ ڈوبتے دل سے انہوں نے سوچا۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پیر صاحب پر ان کا اعتماد متزلزل ہونے لگا تھا۔ حسیب سیڑھیاں چڑھتا رفیع کے فلیٹ کی طرف آیا اور ڈور بیل بجائی۔ چند لمحے لگے تھے، پھر دروازہ کھٹکے سے کھل گیا۔ رفیع کا چہرہ نظر آیا۔ یار تم بھی وقت بے وقت کال کر لیتے ہو، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ چند لمحے بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ وہ منہ بنا کر ہانک لگاتا اندر آیا، پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ اسے بھوچنکا کر کے رکھ گیا تھا۔ رفیع کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی اور اس کے پیچھے الیاس اپنی مکروہ صورت لیے کھڑا تھا۔ اس نے ایک پستول رفیع کی کمر سے لگا رکھی تھی۔ ہونٹوں پر عیارانہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ حسیب کے ہونٹ بھنج گئے، آنکھیں سلگنے لگی۔ آئیے چھوٹے چودھری، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ مسکرایا، آنکھیں ذرا سی چھوٹی ہو گئی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ حسیب دھاڑا۔ پستول ہٹاؤ۔ ابھی ہٹا دیتے ہیں سرکار۔ الیاس نے اطمینان سے پستول ہٹا کر بیلٹ میں اڑس لیا۔ رفیع کی رنگت بحال ہوئی۔ یہ تو آپ کو یہاں لانے کا ایک طریقہ تھا، اس لیے میں نے اس چمگادڑ کو گن پوائنٹ پہ رکھا۔ اس کا اشارہ رفیع کی طرف تھا۔ آپ میری بات سکون سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ ویسے آپ کے دوست کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ وہ ہنسا۔ اس کے بھدے دانت نظر آئے تھے، مونچھوں نے اوپری ہونٹ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو کچھ دیر ہم اطمینان سے بات کر سکتے ہیں، وہ ذرا خوشامدی انداز میں بولا۔ حسیب ابرو بھینچے اسے تند نظروں سے دیکھے گیا۔ شینا بیڈ پر اوندھی لیٹی پاؤں جھلا رہی تھی۔ قریبی سنیکس کے چند پیکٹس کھلے پڑے تھے جنہیں وہ وقفے وقفے سے منہ میں ڈالتی مزے سے لیٹی۔ حسیب کب کا جا چکا تھا۔ دروازے اس نے سارے اچھی طرح بند کیے تھے۔ اس کے فون میں وائبریشن ہوئی۔ ایک نئے نمبر سے کئی سارے میسیجز آئے ہوئے تھے، ہیلو، ہائے، سلام، کیسی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ذرا جھلا کر فون ایک سائڈ پر ڈال دیا۔ پتہ نہیں کون میسیجز کر رہا تھا۔ اس لمحے فون کی گھنٹی بجی، اسی نمبر سے کال آئی۔ اس نے ذرا الجھ کر سوچا، پھر کال ریسیو کر کے کان سے لگا لیا۔
हेलो, कौन है? लापरवाह से अंदाज में पूछा। हेलो शीना, कैसी हैं आप? आज आप कॉलेज क्यों नहीं आई? छूटते ही किसी ने पूछा था। उसके माथे पर शिकने पड़ी। ये कौन था वो पहचान नहीं पाई थी। कौन है आप? चंद चिप्स मुंह में डालकर दरियाफ्त किया। दूसरी तरफ जो भी था यकीनन एक लम्हे के लिए खिसिया गया। मैं नौमान हूँ। कैसी हैं आप? कॉलेज क्यों नहीं आई? शीना को याद आया आफिया के भाई ने कॉल की थी। ओह अच्छा, नोमान है, मैं पहचान नहीं पाई। उससे पूछा। नोमान के सवालों को उसने दरखोरे इतना नहीं समझा था। वो मेरे साथ ही बैठी हुई है, वो सटपटा कर बोला। फिर शायद फ़ोन आफिया को दिया था उसने। उसकी आवाज़ आई। हेलो शीना, कैसी हो यार? कहाँ हो? आज कॉलेज में तुम्हें मिस किया। कॉलेज क्यों नहीं आई? वो फिक्रमंद सी पूछ रही थी तो शीना ने मुंह बनाकर पाँव झुलाना जारी रखे। क्या बताऊं यार, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। समझ लो कोमा में जाकर वापस आई हूँ। वो जोर से हंसी। क्या मतलब कुछ नहीं आफी, कल आकर बताऊंगी। हमारे घर में एक जिन निकल आया था जिससे मैं डर गई थी और फिर रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा। मनहूस डॉक्टरों ने कोई ऐसी दवा दी थी कि मेरी आंख आज 11 बजे खुली। कॉलेज भी नहीं आ सकी। वो उकताई हुई बोली थी। ये बताओ कैसी हो? कॉलेज का कोई होमवर्क है तो बता दूँ ताकि मैं कर लूँ। और ये तुम मुझे अपने भाई के नंबर से क्यों कॉल कर रही हो? कॉलेज में आज बहुत हंगामा हुआ है यार। नेहा ने आमना से झगड़ा कर दिया है। आफिया पुरजोश सी होकर बोल रही थी। आज कॉलेज में होना चाहिए। नेहा को सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। आमना से क्यों झगड़ा किया उसने? वो तो बहुत शरीफ और चुपचाप सी लड़की है। उसके माथे पर बल नमूदार हुए। नेहा ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उसकी असाइनमेंट कॉपी करती है। फिर नेहा और उसके ग्रुप ने उसे बहुत बातें सुनाई। बेचारी रो रही थी। आफिया उसे तफसीलात बताने लगी तो शीना को गुस्सा आया। चलो नेहा के भी स्क्रू टाइट कर देंगे। बहुत ढीले हो गए हैं, पर निकल आए हैं उसके। वो दांत पीस कर बोली। फिर चिप्स से मुट्ठी भर कर सारा मुंह भर लिया और खाने लगी। हाँ तुम कल आओ तो अब मैं फ़ोन भाई को देती हूँ, ठीक है? भाई भी बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। उसने फ़ोन नोमान को दे दिया। शीना इत्मीनान से चिप्स खाई गई। हेलो शीना, टेक केयर डियर। सिर्फ आफिया ही नहीं, मैं भी आपके लिए परेशान था। नोमान की आवाज़ आई। शीना ने कॉल काट दी। नोमान की आवाज़ में अगर कुछ खास था भी तो उसने ध्यान नहीं दिया। चंद लम्हे यूं ही लेटे रहने के बाद उसने हसीब का नंबर मिलाया और सीधी होकर लेट गई। होंठों पे धीमी मुस्कान उभरी थी। कान पे उसके होंठों का लम्स ताज़ा था, मगर उससे कॉल ही नहीं मिली। वो फ़ोन को कान से हटाकर घूरने लगी। ये कैसा फ़ोन था जो उसे उसकी आवाज़ भी नहीं सुना सकता? बको, क्या बकना है तुमने? हसीब इलियास के साथ रफ़ी के ड्राइंग रूम में बैठा था। रफ़ी न जाने उन दोनों को छोड़कर कहाँ खिसक गया था। उसकी तुंद नज़रें इलियास पर जमी थी। इलियास ने खंकार कर गला साफ किया और फिर गोया हुआ। देखें छोटे चौधरी साहब, बड़े साहब ने जो पैगाम भेजा है वो साफ और वाज़ेह है। वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं और ज़मीनों का इंतज़ाम संभालें। आप जागीर के वाहिद वारिस हैं, चौधरी हशमत जलाल के वाहिद फर्जंद, इकलौती नरीना औलाद। चौधरी साहब की तबीयत ख़राब रहने लगी है। दिल की छोटी बाईपास सर्जरी पिछले महीने हुई है। हसीब यकटुक उसे सुने गया। आंखें ठहर गई थीं, जबड़े भिंचे हुए थे। वो आपको माफ़ करने को तैयार हैं। पिछली बातों को भुलाकर आपकी वापसी के दरवाजे खोलना चाहते हैं। लेकिन आपने शादी करके बहुत गलत काम किया। आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपके ख़ानदान में 100 साल से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी शादी चौधरी साहब ने काफ़ी पहले तय कर दी थी। वो लड़की अब बड़ी हो गई है, 17 साल की हो चुकी है, शादी के काबिल है। चौधरी साहब आपकी सारी खताएं माफ़ कर देंगे, मगर आपको उनकी एक शर्त माननी पड़ेगी। हसीब के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। शर्त क्या है? इलियास उसे अपनी सुर्ख होती आंखों से देखता रहा। दोनों की आंखों में ठिठुरा देने वाले तासुरात थे। आपको अपनी बीवी को छोड़ना होगा, उसे तलाक दे दें और मेरे साथ चलें। हसीब के हवास शल से हुए थे। आंखों के सामने सुर्ख पर्दा तन गया। और अगर मैं शर्त ना मानूं तो? उसने जैसे अंगारे चबाए थे। इलियास चंद लम्हे उसे देखता रहा। तो फिर चौधरी साहब आपको आग कर देंगे, हसीब ने कहकहा लगाया था। हिजियानी सी हंसी, यूं जैसे किसी बंद गूंजते हुए कमरे में कोई हंसता है। बहुत खूब। बाबा का गरूर, रोब और तंतना खाक में मिलने लगा है। उम्र उनको दीमक बनकर चाट गई है, तो वो मुझे वापस बुला रहे हैं और इस हाल में भी अपनी शर्त मनवाना चाहते हैं। जाओ उनसे कहो हसीब मर गया है, ज़मीन की कोख में जा चुका है। वो कभी मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगे। उनकी जागीर जिसे उन्होंने खून पसीने से सींच कर परवान चढ़ाया है ना,
उसे सारे रिश्तेदार मिल बांट खाएं, बेशक उसके हिस्से बखरे कर दें। वो दबी दबी आवाज में गुर्रा रहा था, आवाज में कहीं नामालूम सा कुर्ब भी था। मुझ में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है, मैं उनकी कोई शर्त नहीं मानूंगा। उनसे कहो कि उन्होंने जो करना है कर ले। वो उठकर खड़ा हो गया। जाओ उनसे कहो वो बे औलाद हैं, कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। चेहरा पत्थर का हो रहा था। क्या आप अपनी माँ भी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे छोटे चौधरी? पीछे से आती इलियास की आवाज़ ने उसके कदम जकड़े थे। वो बेइख्तियार रुक गया था, आंखों में अजियत सी उतरी, पत्थर बने चेहरे में हल्की सी दरारें पड़ने लगी। वो उसकी तरफ मुड़ा। आपकी अम्मा बी ने भी आपको बुलाया है छोटे चौधरी। इलियास उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। और अम्मा बी का भी ये मुतालबा है कि जो आपने शादी की है उसे ख़त्म करके वापस आ जाएं। हसीब सुन सा खड़ा था, कान साई साई करने लगे। उसका वजूद जैसे आंधियों की जद में था। रात धीरे धीरे भीग रही थी। आसमान पर सितारों ने जैसे खूबसूरत सा शहर आबाद कर रखा था। वो बुलंदी से ज़मीन को देख रहे थे। ठंडी नर्म हवा गली कूचों और चौबारों में सरसरा रही थी, जैसे शहर के बासियों को लोरी सुनाकर सुला रही हो। हसीब शीना के पहलू में बिस्तर पर था। वो नाजुक खराम हाथ भर के फासले पर महवे ख्वाब थी। वो यकटुक उसे देख रहा था। आंखों में लतीफ़ जज्बे हमक रहे थे। वो शाम को बाहर गए थे और रात गए वापस आए थे। चित होकर लेटी वो बालों को पोनी की कैद में डाल गई थी। सुर्खुनाबी होंठ बाहम पैवस्त थे। वो उसे देखे गया। आज इलियास से की बातें जहन के दरीचों में लहरा रही थी, उसे बेचैन कर रही थी। वापसी की शराइत बहुत सख्त थी, शायद नामुमकिन। उसे छोड़ने का ख्याल ही अजियतनाक था। यकलख शीना के वजूद में हलचल हुई। वो जाग गई थी, फिर आहिस्ता से उठी। एक नज़र हसीब पर डाली जो आंखें मीच कर दरमियानी दर्जों से उसे ही देख रहा था। फिर एक तकिया उठाकर बेड से उतरने लगी। इससे पहले कि वो उतर पाती, वो हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थाम चुका था। वो बुरी तरह चौंकी। आप जाग रहे हैं? बौखलाकर बोला गया था। कलाई उसके मजबूत हाथ में जकड़ी हुई थी। कहाँ जा रही हो तुम? उसने पूछा तो वो समझ गया वो तकिया लेकर ज़रूर सोफे पर सोने जा रही थी। कहीं नहीं, बस वैसे ही ज़रा बेबसी से उसे देखा। हसीब ने खींचकर उसे अपने करीब लहरा कर उसके करीब आ गिरी। कब तक भागती फिरोगी शीना? उसकी आवाज़ भारी हुई जा रही थी। शीना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके पास उसकी बात का जवाब नहीं था। उसका लम्स उसे मुस्तरिब कर देता था। वो घबरा जाती थी। अब भी गला खुश्क होने लगा। हसीब का हाथ उसके चेहरे को नरमी से छू रहा था। शीना, उसकी मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी थी। मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। वो घबरा कर बाजू छुड़वाकर बेड से उतरी और कमरे से बाहर निकल आई। बदन का सारा खून जैसे चेहरे पर सिमट आया था। चेहरा सुलग रहा था। अजीब बेबसी सी महसूस हुई। ये झिझक कैसे खत्म हो सकती थी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। हसीब हनूज लेटा रहा। शीना का फोन वाइब्रेट कर रहा था। उसने उठा कर देखा, किसी नए नंबर से बहुत से गुड नाइट के मैसेजेस आए हुए थे। पता नहीं कौन था, शायद शीना के घर से कोई था जिसका नंबर शीना ने सेव नहीं किया था। उसने फ़ोन वापस डाल दिया और कलाई आंखों पर रख ली। वो पानी पी कर आई और झिझकती हुई सी लेट कर दूसरी तरफ करवट ले ली। उसकी आंखों में बहुत से आंसू जमा थे।